नमस्ते आप सभी स्टूडेंट्स को। मैं सुधांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली वाइज क्लास के चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। अब ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बातों को, पूरा आपका एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम लोग को मेनली ये पढ़ना है कि कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चे में जा कैसे रहा है। ठीक है, और बच्चे में अगर जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन कॉपी के रूप में तो जा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ बच्चे में क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो उस वेरिएशन का रीजन के बारे में पढ़ना है और जा कैसे रहा है लक्षण हमारा, उसके बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जेनेटिक्स पे लेकर कि जेनेटिक्स क्या है हमारा, जेनेटिक्स क्या होता है। देखिएगा जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है समझिएगा। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ रहे होते हैं। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर क्या पढ़ रहे हम लोग होते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology in which we deal with the inheritance plus variation। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। समझ में आ रहा है बातें? आगे देखिएगा, अब समझिएगा कि हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। छोटी मोटी बातें हैं ये आपके लिए, पर आपका सब्जेक्ट का बेस यही बनाएंगे। सब्जेक्ट का बेस अगर नहीं बना होगा तो बातें दिमाग में सेट नहीं हो पाती है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए, उसके पूरे बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलिए, वरना चीज़ें ठीक से नहीं समझ में आएगा, नहीं बैठ पाएगा दिमाग में। अगर आप उसको रटेंगे तो हर चीज़ रटने से नहीं बैठता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर बसाना है तो आपको समझ के ही चीज़ें को आगे बढ़ाना होगा। क्लियर बात है? आगे देखते हैं हम लोग कि हमारा हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, समझ। जब भी कभी ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा होता है, तो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना क्या कहलाएगा, हमारे लिए हेरिडिटी कहलाएगा। कभी भी अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा लक्षण जा रहा हो तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए हेरिडिटी कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। समझ रहे बात को? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या कहलाता है, हमारे लिए हेरिडिटी कहलाता है। आगे देखिएगा, अगला टर्म समझिएगा आप, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, देखिए कोई भी लक्षण जा रहा है हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए हेरिडिटी कहलाएगा। लेकिन लक्षण जा कैसे रहा है, लक्षण हमारा किस तरह से जा रहा है, वो चीज क्या कहलाता है, हमारे लिए इनहेरिटेंस कहलाता है। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हम इनहेरिटेंस में क्या बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो ये एक्सप्लेन कर रहा हो कि हमारा कोई भी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारे लिए इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा वेरिएशन क्या होता है। अगला टर्म क्या है अपने पास, वेरिएशन। देखिएगा वेरिएशन क्या होता है। देखिए बच्चा, पेरेंट्स में और बच्चा में कैरेक्टर्स में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेरेंट्स और बच्चे में कितना अंतर है, वो अंतर क्या कहलाता है, हमारे लिए वेरिएशन कहलाता है। पेरेंट्स में और बच्चे में कितना अंतर है, वो अंतर क्या कहलाएगा, हमारे लिए वेरिएशन कहला रहा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द डिग्री ऑफ डिफरेंस, द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड offspring is called
वेरिएशन। क्लियर बात है। तो आपको यहाँ पे हम 4 चीजें बताए। पहला बात तो हमने ये बताया कि जेनेटिक्स क्या होता है, बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है हमारे लिए, तो लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने क्या कहलाएगा हमारे लिए, हेरिडिटी कहलाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, इनहेरिटेंस क्या होता है, तो कोई भी कैरेक्टर हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहा है, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा वो चीज क्या कहलाएगा हमारे लिए, इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जो ये बता रहा है हमारा कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है। और जो देखिएगा जो वेरिएशन है वो क्या हमारे लिए, कि पेरेंट्स में और बच्चे में कितना अंतर है, डिग्री ऑफ डिफरेंस कितना है, किस हद तक अंतर दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, वेरिएशन कहलाएगा। इसके डेफिनेशन पे एक बार अपना नीट के अंदर यहाँ पे पीवाईक्यू बन चुका है, अपना यहाँ पे एक बार पीवाईक्यू बन चुका है। बहुत छोटी मोटी बातें हैं पर सवाल इससे आ चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर में, तो आपको इसको इंपोर्टेंट कंसिडर करके चलना चाहिए। एक बार हल्का सा पॉज लेके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार। चलिए अब इरेज कर देते हैं। देखो भाईजान, स्मार्ट बोर्ड का तो सेटअप नहीं है अपने पास क्योंकि शुरुआत ही चल रहा है अपना, पर आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक रहा, आप लोग का रिस्पॉन्स ठीक रहा तो पेपर रहेगा भगवान का तो सब बन जाएगा वापस से। पर अभी आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, स्मार्ट बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, पढ़ाएंगे उतना ही मन लगाकर, निश्चिंत रहिए, मन लगा कर पढ़ाएंगे, हर बातों को समझा देंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। आप समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, आप चीज़ों को सीखने पर ध्यान दीजिए। कैसे पढ़ाया जा रहा है, व्हाइट बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अट्रैक्शन का बात होता है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है डिजिटल बोर्ड, पर अपने पास अवेलेबल नहीं है तो अपना तो काम इसी से चलाना पड़ेगा ना। तो आप बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बाकी अगर इस तरह कुछ होता है तो ले आएंगे, उस पर पढ़ाया जाएगा आपके लिए। आगे समझिएगा, देखिएगा, हाँ कुछ इंट्रोडक्शन भी समझ लीजिए। एनसीईआरटी शुरुआत में बात करता है उस विषय में, उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कह रहा होता है कि जो हमारा इंसान है उसको आज से 1000 BC पहले इस बात का जानकारी हो चुका था कि जो भी वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, जो भी वेरिएशन दिखाई दे रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ था। ठीक है। एनसीईआरटी के शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बात करता है कि 800 से लेकर 1000 BC पहले इस बात का नॉलेज हो चुका था लोगों को कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वही क्या है, वेरिएशन का कारण होता है। ठीक है। और उस टाइम के लोग ना, जो पहले के लोग थे, उनको जेनेटिक्स में नॉलेज नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने इच्छा के हिसाब के जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स थे उसके हिसाब का वो ऑर्गेनिज्म बना रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के, जो वाइल्ड वैरायटी अवेलेबल था, और उनसे जो भी डिजाइन कैरेक्टर मुझे चाहिए होता है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि आज के दिन में हम लोग पास एग्जाम्पल में है साहिवाल का, साहिवाल का बारे में आपके एग्जाम्पल में बात करता है, तो वो भी कैसे आया है, वो कैसे आया है हमारा, तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन द्वारा आया है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो है ना, लेकिन उन लोगों को इस वक्त जानकारी नहीं था, उन लोगों को इसका साइंटिफिक रीजन पता नहीं था, लेकिन उन लोगों को हल्का सा ना इसका प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से था, पहले के लोगों को। तो जब मिड 19th सेंचुरी आया अपने पास, तो लोगों में, साइंटिस्टों में इस बात के लिए थोड़ा सा जानकारी जुटाने की इच्छा हुआ कि भैया जो भी हमारा वेरिएशन बन रहा है, चाहे इलेक्शन जा कैसे रहा है, इसके बारे में खोज करना लोगों ने शुरू किया। ठीक है। तो इस कड़ी में पहला जो साइंटिस्ट आता है जिनको सफलता भी मिला, वो क्या थे हमारे लिए, मेंडल भाई साहब थे। ठीक है। आप कुछ टर्म को पहले समझ लीजिए ताकि आप बात को अच्छे से समझ पाइएगा। पहले समझिएगा हमारा, पहले कुछ टर्म समझिएगा कि जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, ठीक है, एलील क्या होता है, एलील के टाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड क्या होता है। कुछ टर्म को समझ लीजिए, ये टर्म आपको मिल रहे होंगे तो आपको पता रहेगा, तो आप चीजों को समझ पाइएगा ठीक से। देखिए, जो भी हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर जा रहा है, तो कैरेक्टर को जो लेके जा रहा होगा वो क्या होगा हमारे लिए, जीन होगा। तो जीन क्या है हमारे लिए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है हमारे लिए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। क्लियर बात है। ठीक है। जीन क्या होता है, बस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो हमारा लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहा है। भैया कैसे लेके जा रहा है, जीन कैसे लेके जा रहा है, हाँ ये सवाल आपको उठना चाहिए कि जीन कैसे लेके जा रहा है, जीन होता क्या है। इसके बाद तो हल्का बात कीजिए, तो बात करते हैं। देखिए, जो हमारा क्रोमोजोम होता है वो सेल के अंदर आमतौर पे
किस कंडीशन में दिखाई देता है? क्रोमेटिन के तौर पे दिखाई देता है। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, स्टेबल रूप में होता है, तो किस रूप में दिखाई देता है? हमको क्रोमेटिन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन वही जिस क्रोमेटिन है वो बना किससे है? तो क्रोमेटिन बना है हमारा क्रोमोजोम से, क्रोमोजोम से बना है। ठीक है, क्रोमोजोम किससे बना है? तो क्रोमोजोम बना है हमारा डीएनए से। डीएनए से क्या बना हुआ है? हमारा क्रोमोजोम बना हुआ है। ठीक है, अब जो क्रोमोजोम है वो डीएनए से बना हुआ है। डीएनए आगे किससे बना हुआ है? तो डीएनए बना हुआ है हमारा न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे सीक्वेंस के जुड़ने से। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आया, उसके जुड़ने से क्या बना हुआ है? डीएनए बना। क्योंकि डीएनए क्या है? हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या हमारा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए है। तो जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा, उसके जो बेसिस होते हैं वो बेसिस क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं। बेसिस क्या बनाते हैं हमारे? जीन बनाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जीन से बना है। ठीक है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, इसके बाद क्या है? डीएनए, इसका क्या है? जीन है। जीन को अगर अपना एक्सप्रेशन शो करना होता है कभी भी, तो वो कैसे करता है? जीन बनाएगा प्रोटीन। जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन की तरह क्या करेगा? लक्षण का एक्सप्रेशन करेगा। कोई भी कैरेक्टर अगर हमारे बॉडी में दिखाई दे रहा है, हमारे बॉडी में दिखाई दे रहा है, तो वो बॉडी में दिखाई कैसे दे पा रहा है? तो क्या हो रहा है? जो भी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन बनाता है, और फिर प्रोटीन के बाद क्या होता है? वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो पाता है हमारा। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा आप, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा तो आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगा। तो हमारे लिए जो भी इनहेरिटेंस हो रहा है, लक्षण का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसका इकाई कौन है? यूनिट कौन है? तो जीन ही होता है। क्लियर बात है? अब समझिएगा अगला टर्म, अगला टर्म समझिएगा। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए आप, पॉज मार के इसको लिख लीजिएगा। आगे समझिए हमारा एलील क्या होता है। देखिए, जीन के अलग अलग फॉर्म क्या कहलाएंगे हमारे लिए? एलील कहलाएंगे। एक ही जीन के, जैसे कि हमारा हाइट, हाइट क्या है अपने पास? हाइट क्या अपने पास? एक मतलब कि हाइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए बात करते हैं। तो हाइट हमारा, जैसे कि हाइट लेते हैं, तो हाइट अपने आप में क्या है? हमारा एक कैरेक्टर है। हाइट क्या हमारे लिए? कैरेक्टर है। ठीक है, अब जो कैरेक्टर है उसको हम लोग हाइट कह रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हाइट ले रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है वो किस तरह का है? हाइट तो कैरेक्टर है, हाइट किस तरह का है? टॉल है या ड्वार्फ है? टॉल है या ड्वार्फ है? वो चीज क्या कहलाएगा हमारे लिए? ट्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए? ट्रेट कहलाएगा। लक्षण किस तरह का दिख रहा है, कैरेक्टर किस तरह का दिख रहा है, वो चीज क्या कहलाता है? हमारे लिए ट्रेट कहलाता है। तो हाइट क्या हो गया? हमारा कैरेक्टर हो गया। हाइट के टाइप क्या हो गया? हमारे लिए ट्रेट हो गया। तो उसी तरह से अब इसके लिए ना बॉडी के अंदर जीन तो जो हमारा होगा कैरेक्टर के लिए होगा, जीन किसके लिए होगा? कैरेक्टर के लिए होगा, इसके लिए जीन होगा। लेकिन जीन का जो रूप होगा, जीन का जो फॉर्म होगा, वो किसके लिए होगा? ट्रेट का होगा। तो एक ही लक्षण के लिए, एक ही लक्षण के लिए जो हमारे जीन के अलग अलग फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे लिए एलील कहलाएंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन क्या कहलाएगा? हमारे लिए एलील कहलाएगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन क्या कहलाता है? हमारे लिए एलील कहलाता है। जैसे कि कैपिटल टी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा हाइट के लिए जीन है, ये हमारा हाइट के लिए जीन है, लेकिन ये टॉल के लिए होता है और ये ड्वार्फ के लिए होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एलील हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? एलील हो गया। आगे समझिएगा, अगर एलील हमारा एक ही तरह का हुआ, एलील क्या हुआ? हमारा एक ही तरह का हुआ, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? वो कहलाएगा हमारा होमोजाइगस एलील। क्या कहलाएगा हमारे लिए? होमोजाइगस एलील कहलाएगा। एलील दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा होमोजाइगस, एक होता है हमारा हेटेरोजाइगस। एक क्या होता है अपने पास? होमोजाइगस होता है, फिर क्या होता है अपने पास? हेटेरोजाइगस होता है। तो अगर एलील हमारे एक समान है, एक ही टाइप के हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कैपिटल टी, इसमें क्या है? दोनों जो जीन का फॉर्म, हमारा जीन का जो फॉर्म है वो क्या है? यहाँ पे एक ही तरह का है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा होमोजाइगस हो जाएगा। स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा? हमारे होमोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल सी, ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए होमोजाइगस हो जाएगा। तो जब भी जीन का एक ही फॉर्म हो दोनों में, तो क्या कहलाएगा? हमारे लिए होमोजाइगस कहलाएगा। और वही हेटेरोजाइगस देखिए यहाँ पे, जब वो हमारा अलग अलग जीन हो, ठीक है, जीन अलग अलग मतलब कि जीन का अलग अलग फॉर्म हो, तो क्या कहलाएगा? हमारे लिए हेटेरोजाइगस कहलाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, तो ये सब जो कंडीशन है, जेड डब्ल्यू, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ठीक है, इसको कैपिटल कर दीजिए, ये बड़ा दिखना चाहिए। कैपिटल जेड स्मॉल जेड, ये कैसा हो गया? हमारे लिए हेटेरोजाइगस हो गया। कैसा हो गया? हमारे लिए हेटेरोजाइगस हो गया। तो जीन क्या था? हमारा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस था। जीन के अलग अलग फॉर्म क्या कहलाएंगे? हमारे लिए एलील कहलाएंगे। जब वो फॉर्म हमारा एक ही तरह के होते हैं तो क्या कहलाता है? हमारे लिए होमोजाइगस एलील कहलाता है। जब वो अलग तरह का होता है तो क्या कहलाता है? हमारे लिए हेटेरोजाइगस कहलाता है। अगला टर्म समझिएगा आप, जीनोटाइप क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब कैरेक्टर का हम लोग ना एक्सप्रेशन लिखते हैं जेनेटिक कंपोजिशन के रूप में, जैसे कि कोई टॉल है, टॉल है, अब टॉल क्या है, प्योर टॉल है, टॉल में कैसा है इसका लक्षण, प्योर टॉल है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी लिखेंगे, दोनों एक ही तरह का है तो कैसा हो गया, प्योर टॉल हो गया। मान लीजिए कोई प्योर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी लिखेंगे। अगर किसी लक्षण को ना हम जेनेटिक कंपोजिशन के द्वारा शो कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा जीनोटाइप कहलाता है। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर किसी लक्षण को हम लोग ठीक है जेनेटिक कंपोजिशन के रूप में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हमारा टॉल ही है, ये भी हमारा टॉल है, आगे आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं, उसको हम जीन के रूप में लिखे हैं। लक्षण कैसे लिखे हैं लोग, जीन के रूप में लिखे हैं तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए जीनोटाइप कहलाएगा। जब भी किसी कैरेक्टर को हम लोग जीन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहलाता है, हमारे लिए जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, फिनोटाइप देखिए क्या होता है, ये इसका मतलब क्या है समझिएगा। लक्षण को जब भी हम लोग ना, जब भी किसी कैरेक्टर को हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसको ना वर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस कर रहे होंगे कि भैया वो कैरेक्टर दिख कैसा रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं टॉल है, तो टॉल कितना है, टॉल कितना है, टॉल कह दिए चाहे ड्वार्फ कह दिए, सीधे मतलब कि वर्ड के रूप में क्या कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं। दिखने वाला लक्षण कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर कैसा है, उसके रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा फिनोटाइप कहलाता है। टॉल लिख दीजिए, ड्वार्फ लिख दीजिए, चाहे ब्लू आई हो गया, रेड आई हो गया, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, दिखने वाला लक्षण कैसा है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट क्या होता है। देखिएगा ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट क्या होता है हमारे लिए, समझिए मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है होगा कि अगर हमारा कोई भी लक्षण, कोई भी ट्रेट पीढ़ी बाय पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन क्या है, वो स्टेबल है, तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट कहलाएगा। फिर से आप बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट का मतलब यही है कि अगर कोई कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन क्या है, स्टेबल है, तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ट्रू ब्रीडिंग कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो हमारा ये प्लांट है वो कैसा है, टॉल है, ठीक है, अब इससे जो संतान बने हैं वो भी कैसा है, टॉल है, अब इससे जो संतान बने हैं वो भी कैसा है, टॉल है, तो जनरेशन बाय जनरेशन क्या है, वो ट्रेट हमारा स्टेबल है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, ट्रेट विच इज स्टेबल इन जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, आपको हम चीजों का रिकॉल देते हैं वापस से। जीन का मतलब हो गया यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो लक्षण को लेके जा रहा है। जीन के अलग अलग रूप क्या कहलाएंगे, हमारे लिए एलील कहलाएंगे। अगर एलील के अंदर दोनों एक ही तरह का हो गया तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए होमोजाइगस कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पेयर में क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन अभी बता देते हैं। जब भी जीन पाया जाता है ना किसी लक्षण के लिए तो वो पेयर में ही पाया जाता है। जीन जब भी पाया जाता है तो वो पेयर में पाया जाता है। कैसे समझाते हैं आपको, हमारा जो जीन का एक सेक्शन होता है वो कहाँ से आता है, मम्मी से आता है। एक सेक्शन कहाँ से आता है, पापा से आता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोजोम आ रहा है तो क्रोमोजोम का एक सेट कहाँ से आ रहा होता है, मेल पेरेंट से आ रहा होता है, और एक सेट कहाँ से आता है, हमारा फीमेल पेरेंट से आ रहा होता है। तो जो भैया क्रोमोजोम है उसी के ऊपर तो जीन है, तो जीन का एक सेट कहाँ से आ रहा है, मेल पेरेंट से आ रहा है, एक सेट कहाँ से आ रहा है, फीमेल पेरेंट से आ रहा है। इसलिए हमारे बॉडी में जब भी किसी लक्षण के लिए कोई भी जीन होगा तो वो पेयर में ही होगा। ठीक है, तो होमोजाइगस में क्या है, अगर दोनों हमारा जीन क्या है, एक ही जैसा है तो हमारे लिए होमोजाइगस हो जाएगा। हेटेरोजाइगस में क्या है, अगर जीन के अलग अलग फॉर्म है तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए हेटेरोजाइगस कहला रहा होगा। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है कि लक्षण दिख कैसा रहा है, कैरेक्टर दिख कैसा रहा है, बाहर से मॉर्फोलॉजी कैसा दिख रहा है, कहलाएगा हमारे लिए फिनोटाइप कहलाएगा। कोई भी कैरेक्टर का हमारा कंपोजिशन किस टाइप का है, जब भी किसी कैरेक्टर को हम लोग कंपोजिशन के रूप में लिखते हैं तो उसके अंदर जीन किस टाइप का है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए जीनोटाइप कहलाएगा। समझ में आ रहा बात है। ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कैरेक्टर चाहे ट्रेट हमारा जनरेशन में जनरेशन क्या है, स्टेबल है, तो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट कहलाएगा। ठीक है, हाइट यहाँ पे क्या हमारा एक कैरेक्टर है लेकिन हाइट किस तरह का है, ठीक है, कैरेक्टर का जो टाइप होता है क्या कहलाएगा, हमारे लिए ट्रेट कहलाएगा। क्लियर बात है, तो इतना बात को है समझा दिए हैं। अब पॉज कीजिए, इस बात को लिख लीजिए ध्यान से। देखिए लिख के इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब लिखते हैं तो एक टाइम स्पेन मिलता है आपको समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो उसको आप उसके थ्रू ही होने दीजिए। सिनेमा की तरह अगर लेट के देखिएगा तो ये पढ़ाई किसी काम का नहीं है। ऑनलाइन धरा का धरा इसलिए रह जाता है कि इसको आप पढ़ाई के तौर पर ले ही नहीं रहे हैं। आराम से तकिया पीछे लगा लिए सिनेमा की तरफ देखे जा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा ये बातें। आप एकदम अलर्ट मोड में बैठिए, आराम से टेबल चेयर लगा के, और फिर बैठ के पढ़िए, एकदम क्लास वाला फीलिंग से बैठ के पढ़िए, फिर चीजें आपको दिमाग में खूब समझ में आएगा। क्लियर बात है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, पहले पॉज मारिए और ध्यान से अपने कॉपी में लिखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं।
समझिएगा। अब शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर का मेन थीम को लेकर, मेंडलिज्म। समझिएगा मेंडलिज्म क्या होता है। एनसीईआरटी को सामने में रखिए, बार बार बोल रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, एनसीईआरटी को सामने में रखिए और चीज़ों को समझ समझ के चलिए, वरना आप पढ़ाएंगे दिमाग से सब चीज़ निकल जाएगा, किताब बंद होगा और ये भी बंद हो जाएगा, काम करना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझिएगा मेंडलिज्म क्या होता है। देखिए, पहला जो साइंटिस्ट आया ना, जो ये एक्सप्लेन किया कि भैया इलेक्शन जा कैसे रहा है, वो कौन था? हमारा मेंडल भाई साहब था। और समझिएगा मेंडलिज्म क्या होता है, इस बात को भी समझा देते हैं। मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इलेक्शन हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रहा है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी उनको चीज़ें ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारा लॉ बनाते हैं। ठीक है, लॉ बनाते हैं वो। अब जितनी भी बातें मेंडल ने कहा था अपने एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद, वो सारा बात क्या कहलाएगा? हमारा मेंडलिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे लिए? मेंडलिज्म कहलाएगा। सीधा बात है, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया, लॉ दिए, अब मेंडल के द्वारा ऑब्जर्व किया गया सारा चीज क्या कहलाएगा? हमारे लिए मेंडलिज्म कहलाएगा। क्लियर बात है। अब देखिएगा इसके बारे में कुछ समझ लीजिएगा। जो मेंडल थे हमारा, वो एक पादरी थे, वो एक पादरी थे। अब जो उनका चर्च था ना, उसके पीछे वो क्या करते थे, थोड़ा सा मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करते थे जेनेटिक्स को समझने के लिए कि इलेक्शन जा कैसे रहा है। तो कुछ हिस्ट्री का सवाल रिगार्डिंग कुछ डेट्स रहे हैं जिससे सवाल बनाया है अपना नीट के अंदर। तो पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि जो मेंडल थे, उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्शन को समझने के लिए, उसके लिए उसने क्या सिलेक्ट किया था हमारा? तो गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम भी करते हैं। क्या कहते हैं उसको लोग? पाइसम सटाइवम भी कहते हैं। देखिए मेंडल ने क्या चूज किया था? मेंडल पाइसम गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने क्या चूज किया था? हमारा पाइसम सटाइवम को चूज किया था, जो कि कैसा होता है? गार्डन पी प्लांट होता है। अब इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट जब किया था तो एक्सपेरिमेंट कितने साल तक चला हमारा? एक्सपेरिमेंट हमारा 7 साल तक चला। जो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला हमारा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है वो कितने ईयर तक चला हमारा? एक्सपेरिमेंट चला हमारा 1856 से लेके 63 तक। जो एक्सपेरिमेंट चला हमारा वो चला 1856 से लेके, हल्का सा कम दिख रहा होगा, इस चीज को ठीक से कर देते हैं, 1856 से लेके 63 तक, यानी कि 7 साल तक हमारा एक्सपेरिमेंट चलते रहा। कितने ईयर तक चला हमारा? 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किए गए। एक्सपेरिमेंट में मंडल ने क्या किया कि पी प्लांट के अंदर 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लिए। कितने लिए हमारे? 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए। अब 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे लिए गए, इस बात को भी समझना आपके लिए जरूरी है। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया गया, यानी कि 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को चूज किया गया। कैसे दिखाते हैं आपको। देखिएगा मैंने क्या चूज किया था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड को चूज किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को चूज किया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा जो 7 अलग अलग लक्षण लिए गए थे। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्या मतलब होता है हमारा? अपोजिट। जैसे कि अगर हम हाइट को लेते हैं तो हाइट हमारा एक टॉल है, तो एक हाइट कैसा रहेगा? डॉर्क रहेगा। जो टॉल है और डॉर्क है ये क्या है हमारे लिए? अपोजिट है। ये कैसा हमारे लिए? कॉन्ट्रास्टिंग है। क्लियर बात है, ये कैसा हमारे लिए? कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि ये अपोजिट है। तो मेंडल ने कितने लक्षण लिए? मेंडल ने 7 लक्षण लिए। पहला लक्षण क्या था अपने पास? स्टेम का हाइट, स्टेम का हाइट था। सेकेंड क्या था अपने पास? फ्लावर का कलर था। फिर क्या था अपने पास? फ्लावर का पोजीशन था। फिर क्या था अपने पास? सीड का शेप था, सीड का कलर था। और क्या था? पॉड, पॉड का शेप था। और क्या था अपने पास?
पॉड का कलर था। देखिए जो हमारा स्टेम हाइट लिया गया, स्टेम हाइट जो लिया गया वो कैसा था, टॉल थे और ड्वार्फ थे। ठीक है, फ्लावर कलर जो लिया गया उसमें से वायलेट को लिया गया और व्हाइट को लिया गया। जो फ्लावर पोजीशन था वो कैसा था हमारे लिए, या तो वो कैसा था एक्सियल थे, या तो वो कैसे थे हमारे लिए टर्मिनल थे। सीड शेप में क्या लिया गया, सीड शेप या तो राउंड थे या तो हमारे लिए ब्रिंकल थे। ठीक है, सीड कलर कैसा था हमारे पास, सीड कलर या तो हमारा येलो था या तो ग्रीन था। उसके बाद क्या आता है अपना पॉड कलर, हाँ पॉड शेप। पॉड शेप कैसा था, या तो हमारा इन्फ्लेटेड था या तो कैसा था अपने पास कॉन्स्ट्रिक्टेड था। ठीक है, और क्या आया था अपने पास पॉड कलर। पॉड कलर कैसा था, तो या तो ग्रीन था या तो येलो था। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से आप। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट जो चला वो कितने साल तक चला हमारा, 7 ईयर तक के लिए चला। ईयर ध्यान रखिएगा 1856 से लेकर 63 तक। कई बार सवाल अपना इस पॉइंट पे नीट के अंदर आ रखा है, पीवाईक्यू इस पे अपना बन चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू अपना इस पे भी बन चुका है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर को लिया गया। देखिएगा इसमें से ये हमारे एक क्या थे, डोमिनेंट थे और एक क्या थे, रिसेसिव थे। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इस बात को यही समझ लीजिएगा। देखिए हमारा लक्षण ना जो एक्सप्रेस होता है वो क्या कहलाता है हमारे लिए, डोमिनेंट कहलाता है। जो लक्षण फाइनली दिखेगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, डोमिनेंट लक्षण कहलाएगा। और जो होने के बावजूद भी क्या रहेगा, छिपा हुआ रह जाएगा, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इस साइड का सारे लिखा वो कैसा है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है। और ये कैसा है हमारे लिए, रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव ट्रेट है। तो मेंडल ने क्या किया, जब भी लक्षण को सिलेक्ट किया तो 7 पेयर में अपोजिट ट्रेट को सिलेक्ट किया उसने। ठीक है, स्टेम का हाइट कैसा हो सकता है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। टॉल रहेगा तो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा, ड्वार्फ रहेगा तो हमारा रेसेसिव कहलाएगा। वायलेट कैसा रहेगा हमारे लिए, डोमिनेंट फ्लावर कलर रहेगा, और व्हाइट कैसा रहेगा हमारे लिए, रेसेसिव फ्लावर कलर रहेगा। एक्सियल फ्लावर पोजीशन कैसा रहेगा हमारे लिए, डोमिनेंट रहेगा, और टर्मिनल कैसा रहेगा हमारे लिए, रेसेसिव रहेगा। राउंड जो सीड का शेप है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और जो ब्रिंकल होता है वो कैसा होता है हमारे लिए, रेसेसिव होता है। येलो जो सीड का कलर है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और जो हमारा ग्रीन सीड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेसेसिव होता है। मेरी बात सुनिए, आपको लगता होगा कि हमारा जो सीड कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, आमतौर पर हम लोग वही खाते हैं तो ग्रीन डोमिनेंट होना चाहिए, पर देखो ऐसा नहीं होता है। जो वाइल्ड वैरायटी होता है पी प्लांट का, उसके अंदर हमारा जो पाया जाता है लक्षण वो कैसा होता है, येलो ही होता है। तो येलो क्या है हमारे लिए, डोमिनेंट होता है, और ग्रीन कैसा होता है हमारे लिए, रेसेसिव होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, जो हमारा पॉड शेप है, पॉड का मतलब आप समझ लीजिए, जिसको हम लोग छीलते हैं दाना निकालने के लिए, दाना निकालने के लिए जिसको हम लोग छीलते हैं वो हमारा फली होता है। मटर का फली जो होता है ना, उसी को हम लोग पॉड कहते हैं। तो जो पॉड का शेप है, अगर हमारा इन्फ्लेटेड है, फुला हुआ है, तो वो डोमिनेंट है। अगर चिपका हुआ है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो कैसा रहेगा, वो हमारे लिए रेसेसिव रहेगा। ठीक है, पॉड कलर में देखिएगा, अगर हमारा पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो वो डोमिनेंट रहेगा, और अगर रेसेसिव है तो कैसा है, वो येलो है। एक बात ध्यान और सुन लीजिएगा, अगर कोई लक्षण डोमिनेंट है तो उसको हम लोग आमतौर पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। टॉल है तो कैपिटल टी से लिख देंगे। ठीक है, वायलेट है तो किसे लिख दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू से लिख दीजिए। एक्सियल है तो कैपिटल ए लिख दीजिए। राउंड है तो कैपिटल इसको आर लिख दीजिए। येलो है तो कैपिटल वाई लिख दीजिए। इन्फ्लेटेड है तो कैपिटल आई लिख दीजिए। पहला वर्ड यूज करते हैं। देखिए ऐसा फिक्स नहीं है कि यही वर्ड यूज होते रहेंगे, आप उसको जगह पे कुछ भी यूज कर लीजिए, लेकिन वो कैपिटल ही होने चाहिए, और उसी का अपोजिट वर्ड यहाँ पे ही आएगा। कैपिटल टी है तो स्मॉल टी को लिए तो टी ही लेना है, लेकिन स्मॉल टी वाला यहाँ पर इसके लिए। डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू को यहाँ पे लिया ना कैपिटल डब्ल्यू को, तो यहाँ पे डब्ल्यू ही रहेगा, लेकिन वो स्मॉल वाला आ जाएगा अपने पास। कैपिटल ए लिए हैं, स्मॉल ए आ जाएगा अपने पास। कैपिटल आर लिए हैं, स्मॉल आ जाएगा अपने पास। कैपिटल वाई लिए हैं, स्मॉल वाई आ जाएगा अपने पास। ठीक है, कैपिटल आई लिए हैं, स्मॉल आई आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब ये क्या बचा है हमारा, ये ग्रीन, तो कैपिटल जी ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल जी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, 7 लक्षण के लिए गए, और 7 लक्षण क्या थे हमारे, अपोजिट पेयर में तैयार किए गए। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, 14 को ट्रू ब्रीडिंग पी वैराइटीज को लिया गया। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, टॉल का तो टॉल प्योर टॉल ही रहेगा, जैसे कि टॉल है और ड्वार्फ है, 2 प्लांट लिया गया। तो टॉल ड्वार्फ में क्या होगा, सिर्फ हमारा हाइट का ही अंतर होगा, बाकी सारा लक्षण क्या होगा, इनके अंदर और इनके अंदर सेम रहेगा। जैसे कि हमारा जो बाकी 6 कैरेक्टर है वो इनमें भी सेम रहेगा और इनमें भी सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एक प्लांट क्या है, टॉल है, और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ है। तो मान लीजिए इसके अंदर फ्लावर कलर कैसा है, एक्सियल फ्लावर है,
तो इसके अंदर भी कैसा फ्लावर है, एक्सियल फ्लावर ही रहेगा। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर इस प्लांट डिटॉल वाला क्या है, इसके अंदर क्या है हमारा पॉट कलर कैसा है, ग्रीन है, तो इसके अंदर भी कैसा रहेगा, वो ग्रीन ही रहेगा। मान लीजिए इसके अंदर फ्लावर कलर कैसा है हमारा, वायलेट है, तो इसके अंदर भी कैसा लिया गया है, वायलेट ही लिया गया है। मतलब कि आपको हम यहाँ पे यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जो प्लांट ए है, प्लांट बी है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो इसके अंदर सिर्फ अंतर कहाँ रहेगा, हाइट में रहेगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, ट्रू ब्रीडिंग ट्रीट कहलाएगा। अब इस टॉल से जो भी आया संतान बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉल ही बनेगा। अगर इसको हम लोग वापस क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे तो उससे टॉल ही बनेगा, इससे ड्वार्फ ही बनेगा। तो सेल्फिंग कराने पे जो हमारा प्योर वैरायटी आता है वह क्या कहलाता है, हमारा ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहा रहा होता है। ठीक है, पॉज कीजिए, इस बातों को नोट कीजिए ध्यान से। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग के बारे में बेसिक चीजें कवर कर लिए हैं। ठीक है, जो आएगा बातें हम लोग अपने लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।